अब लेकिन ये आप बताएं, उन्होंने अभी आप सुन रहे थे फारूक सत्तार साहब को, उन्होंने कहा जी सुबह हम डिसाइड कर लेंगे, एज वी स्पीक 50-50 चांसेस हैं हमारे आने के, लेकिन हमारी राब्ता कमेटी टोटली अगेंस्ट है। और गवर्नर का मैं हैरान हो गया, उन्होंने कहा जी कि अब तो गवर्नर का चीज़ ही ऑफ द टेबल लग रही है बिटवीन लाइन्स। पहले तो ये था ना कि हमारा नाम होगा, उनका नाम होगा, अब तो गवर्नर भी ऑफ द लाइन है। आपको लगता है कि एमक्यूएम अभी ज्वाइन करेगी कल? देखिए मालिक साहब, इट कुड बी, मतलब ये बड़ी एक लेट मी ऐड समथिंग, क्योंकि आपने जिस जायंट स्टिक का जिक्र किया है, वो तो जायंट स्टिक क्या, वो तो छोटी स्टिक से ही एमक्यूएम को डील करते रहते हैं ना, तो एमक्यूएम तो हिल नहीं सकती। तो क्या एमक्यूएम का ज्वाइन करना या ना करना, क्या ये भी हम सिग्नल समझें कोई? नहीं, देखिए मैं अब उसके बारे में बड़ा आसान है। देखिए एमक्यूएम को जो जिस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 2018 में कुछ चीजें प्लेट में रख के दी गई थी बसद एहतराम, वही उसी टाइप का बाय एंड लार्ज उसी टाइप का जुर्लू अब एमक्यूएम के लिए भी फेरा गया है और एमक्यूएम को भी दिया गया है फ्रैंकली। अब मसला ये है कि एमक्यूएम की 22 सीटें हैं, तो जो आपको 22 सीटें दिलवाते हैं या समहाउ उनमें मदद करते हैं, फिर वो आपको ये कहते हैं कि जी ठीक है, फिर इसमें थोड़ी सी होती है ना मिन्नत तरला भी एक चीज होती है कि जी हम बाइज्जत तरीके से जाना चाहते हैं, कोई डिग्निटी हमारी रहनी चाहिए। मसला ये है कि क्या एमक्यूएम के पास ये ऑप्शन है कि नहीं जी कम वोट में हम अपना, या हमारा गवर्नर होगा या हम कैबिनेट के अंदर जाएंगे, और अगर कैबिनेट के अंदर जाएंगे तो हम इन टर्म्स के ऊपर जाएंगे। मसला ये है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है, अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज देने हैं, तो वो गवर्नर का ओहदा एमक्यूएम को नहीं रखने देंगे, सिंध के गवर्नर का ओहदा। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने बात खलबत में जलबत ने हर एक को क्लियर किया, और पीएमएलएन के बहुत से लोग हमें बताते हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि जी ये जो एमक्यूएम वाले लोग हैं ये ब्लैकमेल करते हैं, और ये जो इन्होंने पोर्ट्स एंड शिपिंग वाली वजारत है इससे बड़ी दिहाड़ी लगानी होती है। दैट्स व्हाट दे से कि जी ये इनको ये वजारत तो इनको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, कोई एक आधी वजारत दें। और यहां तक कहा गया कि एमक्यूएम को इतनी लिफ्ट ना कराएं, वी आर गुड इन नंबर और हम आपका वजीर आजम भी बन जाएंगे, शहबाज साहब ये तो मैं गवर्नर, ये तो आईनी ओहदों वाली बात तो बिल्कुल से मैंने शुरू में आपको बताया कि इवन एयाज सादिक साहब का नाम अगरचे पीएमएलएन के हैं, लेकिन एक्चुअली शायद पीएमएलएन से ज्यादा उनका नाम ज्यादा ईगरली पीपल्स पार्टी वाले चाह रहे थे कि एयाज सादिक साहब हैं, तो उन्होंने आई एग्री, उन्होंने इन चीज़ों पर तो रखा हुआ है। मुझे शहजाद एक इशू आज भी रहा हर तरफ गर्म, 2-3 दिन से है। IMF का जो लेटर है इमरान खान साहब का जो गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 30% सीट्स का ऑडिट होना चाहिए, वो शर्त होनी चाहिए, उसमें बहुत लेदे हो रही है। जैसे ये कहा जा रहा है कि देखें, इन्होंने पहले कहते थे अमेरिका ने हमें निकाला, अब वही अमेरिका गाज़ा में जेनोसाइड करवा रहा है इसराइल से मुसलमानों का, उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं क्योंकि ये IMF अमेरिका के कंट्रोल में है। एक दूसरी तरफ ये कहती है गवर्नमेंट वाले कि जी इस लेटर की हैसियत कोई नहीं है, तो ये तो IMF उठा के बाहर फेंक देगी, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। तो अगर हैसियत नहीं है तो फिर परेशानी क्यों है? और अगर परेशानी की बात है तो फिर आई कैन अंडरस्टैंड समथिंग। क्या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा ही चल रहा है दूसरी साइड से, कि वाकई इस लेटर का कोई परेशान कुन बात है? मुझे तो नहीं लगता कोई इस लेटर से परेशानी की बात होनी चाहिए मालिक साहब, लेकिन जो इंटेंट है तहरीक इंसाफ का, मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा इस वक्त हुकूमत के लोग बात कर रहे हैं कि ये क्यों बार बार जो है पाकिस्तान मुखालिफ फैसले लेते हैं, जिससे अगर फर्ज करें कि IMF इस पर कोई एक्शन ले भी लेता है तो इवेंचुअली तो पाकिस्तान और उसकी आवाम का ही नुकसान है ना, अशराफिया का यहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई तहरीक इंसाफ ने अपने लिए फायदा किया या मुल्क के लिए फायदा किया है। इट्स बैड पब्लिसिटी ऑल ओवर। और अगर आप ये जो यू टर्न्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो एक तरफ रहने भी दें कि साइफर में उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारी हुकूमत गिराना चाहता है, फिर अब IMF से मदद मांग रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा स्टेक अमेरिका का है, उसको अगर आप साइड में भी रखें, तब भी आप ये सोचें कि IMF क्या जब गुड गवर्नेंस की बात करता है तो वो ये करता है कि मुल्क में इलेक्शंस कैसे होंगे, और इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो वो प्रेशराइज करेंगे, इंश्योर करेंगे कि कोई थर्ड पार्टी उसको ऑडिट करे। ये IMF का काम नहीं है। जब IMF कहता है गुड गवर्नेंस, वो इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस की बात करता है, आपके फिस्कल डिसिप्लिन की बात करता है, वो अपने दे देता है, अपने पैरामीटर्स दे देता है, उसके अपना मिसाल दे देता हूं मालिक साहब, दो छोटी छोटी मिसालें। परवेज मुशर्रफ सबको पता था मिलिट्री डिक्टेटर है, उनके नीचे एक असेंबली है, नाम नेहाद जमहूरियत है, तब भी IMF प्रोग्राम में गए। इजिप्ट इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट बोरोवर है विद $18 बिलियन। पिछले 10 साल से वहां पे कू के बाद अल-सीसी की हुकूमत है, वो भी एक डिक्टेटर बन के बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 2018 में, वहां पे
तमाम जो उनके ओपोनेंट से विड्रॉ कर गए। फिर इसके बाद पार्लिमानी इंतखाबात में उसमें भी धांधलीशुदा और कोई उसमें जो है जो नॉर्मल राइट्स होते हैं इलेक्शन में वो नहीं दिए गए। वहां पे भी आप देख रहे हैं कि आईएमएफ जाता है। अभी बांग्लादेश में आपको पता है किस किस्म के इलेक्शन हुए। खालिदा जिया समेत 25,000 लोग उनके जेलों में थे, लेकिन बांग्लादेश भी आईएमएफ के प्रोग्राम पर है। दुनिया भर ने लान तान की बांग्लादेश के इलेक्शन। यार अफगानिस्तान चल रहा है, बड़े बड़े मुल्क चल रहे हैं, छोड़े वो तो। अच्छा मुझे ये बताएं आईएमएफ से आ जाना जरा फाइनेंस पे। ये जो बिल्कुल दम साधे बैठी हुई है गवर्नमेंट, मार्केट्स अनईजी हैं, बैंक्स अनईजी हैं, आईएमएफ वालों से हम बात करते हैं जहाँ पे उनके लोग हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो बड़े अनकंफर्टेबल हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का क्यों नहीं इंदिया दे देती गवर्नमेंट? क्या ये तब तक सारा चीज़ें हॉस्टेज रहेंगी जब तक डार साहब के लिए कोई जगह नहीं ढूंढ ली जाएगी? बिकॉज अगर अब डार साहब को बनाना होता तो अनाउंस कर देते कि डार साहब ही हैं, क्लियरली उसमें इश्यूज हैं, तो ये क्या जब तक उनके लिए जगह नहीं मिलेगी? मतलब आप सोचे ना, नून लीग की हुकूमत आ रही हो और उसमें डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या नहीं होंगे, मजीद ऑप्शंस में बात हो रही है, ये तो बिल्कुल ही अनहर्ड है। और शायद नवाज शरीफ साहब होते तो ये मामला ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से 3 पहलुओं से मुखालफत हो रही है। एक तो आईएमएफ के साथ जो रवैया था इसहाक डार साहब का, तो आईएमएफ में उनकी कोई खास गुडविल अब बाकी नहीं रही है। और शहबाज शरीफ भी ये समझते हैं कि मैंने जाके फिर फाइनली वो पेरिस में प्रोग्राम किया। नहीं वो समझते नहीं है, वो सही बात है, वो मुझे पूरा हकीकत पता है जो हुआ था, वो वाकई उनको मिन्नतें करनी पड़ी थी। बिल्कुल। और दूसरा, शहबाज शरीफ का भी जो गवर्नेंस का स्टाइल है उसमें वो अथॉरिटी अपने पास रखना चाहते हैं, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल शख्स और डार साहब जैसी शख्सियत शायद उनको भी सूट नहीं करती हो। तीसरा, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी भी बड़े कंसर्न्स है कि जो डार साहब का गवर्नेंस मॉडल होता है उसमें एक तो रुपए को जो है वो फ्रीज करके रख दिया जाता है, डॉलर को नहीं बढ़ने दिया जाता, एक्सपोर्ट्स उससे मुतासर होते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर इतनी तवज्जो नहीं होती, सारा जो ग्रोथ का ड्राइवर होता है। आपको भी डार साहब नजर नहीं आते कि बचा नहीं पाएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने लिए? नहीं, मुझे आई कांट से दिस, मैं अभी सर्टेनिटी से ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस दफा उनकी मुखालफत हो रही है। लेकिन हो सकता है, लेकिन अभी भी मेरी नजर में आई थिंक ही विल बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स कि उनको शायद जो है फाइनेंस में से बना दिया जाए। हो सकता है कि कुछ स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो कि जब तक ये शमशाद अख्तर साहिबा की भी बात चल रही है कि वो कंटिन्यू कर ले जब तक ये आईएमएफ प्रोग्राम नहीं हो जाता। बट मेरी नजर में अभी भी वो टॉप कैंडिडेट है। लेकिन ये शायद पहली दफा हम देख रहे हैं काफी अरसे में कि डिबेट हो रही है कि क्या उनको होना चाहिए या किसी और को होना चाहिए। मुनीब ये बताएं, वो एक बड़े सीनियर लीडर में से बात करते हुए जरा ऑन लाइटर साइड का, उनका डार साहब के रवैये का मसला है। उनका तो अगर आईएमएफ से डील किया तो नाराज आईएमएफ हो गई, और बिजनेस कम्युनिटी से डील किया तो बिजनेस कम्युनिटी नाराज हो गई, सर्टन लोग। उनका अगर ये फॉरेन मिनिस्टर बन गए तो आधी दुनिया नाराज हो जाएगी। तो मुझे बताएं ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन क्या है, डार साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर या डार साहब एज फॉरेन मिनिस्टर? बात यह है मालिक साहब कि मैं भी किसी पीएमएलएन के बड़े लीडर के साथ बैठा हुआ था। मैं मतलब उनसे बात कर रहा, तो मैंने ऐसे ही एक प्योरली इंक्विजिटिव मैंने पूछा जी फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि हम सबका इंटरेस्ट तो यही है। ऑल्दो मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमारी जो मेरी इकोनॉमिक्स है वो तनख्वाह तक की है बस। मसला सिर्फ ये है कि जब पूछा कि जी वो कौन, तो उन्होंने कहा जी डू वी हैव अ चॉइस, इसहाक डार साहब के हवाले से। फिर साथ ही दूसरा जुमला जो आया, लेकिन जी जो हालात पैदा हो गए हैं उसमें तो बड़े नए तरीके से चीजों को हैंडल करना पड़ेगा।